बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर शेख रशीद का इंटरव्यू भी ऑन एयर हो गया। ये इंटरव्यू समाज टीवी पर नशर हुआ और इस इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ें थीं जो महसूस हो रही थी या जिनको महसूस किया जा सकता था, उन पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर पीटीआई के यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग शहबाज गिल और जो दीगर हैं वो जो है वो शेख रशीद को मर्द मुजाहिद क्यों कह रहे हैं, और आखिर इस इंटरव्यू में ऐसे कौन सी चीज़ें थीं जो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कराची या फिर बहरे अरब में एक डीप डिप्रेशन यानी एक समुद्री तूफान जन्म ले रहा है। अब बहरे अरब में पैदा होने वाला ये समुद्री तूफान, इसका रुख क्या होगा और ये किस तरफ जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और मेरे चैनल की लिंक को मेहरबानी करके जो है वो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी फॉरवर्ड करें ताकि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे शेख रशीद के इंटरव्यू की, और इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कि शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, फिर हम उसका थोड़ा सा तज्जिया आपको पेश करके बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या था। अब मिसाल तौर पर उनका कहना था कि जो 40 दिन के चिल्ले पर था, यानी ये खामोशी का चिल्ला था तबलीगी जमात का, और इस दौरान वो कुरान करीम की तिलावत करते रहे और जो है वो अल्लाह अल्लाह करते रहे, रब से जो है वो मुखातिब रहे। और मतलब क्या कहूँ मैं, बहरहाल हम वक्त ज़ाय किए बगैर बताएंगे कि इस दौरान जो है वो शेख रशीद ने कहा कि मुझे खुद को देखने और समझने का मौका भी मिला, और मैंने खुद को देखा भी और खुद से बहुत कुछ सीखा भी। और मैंने ये भी कहा कि जहाँ पर भी मैं था उनके साथ उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। अब इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि हम आपकी बातों पर यकीन क्यों करें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि आप इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी गैर मौजूदगी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि अब कुछ चीज़ें जो है वो जाहिर कर दूं, ये सबको बता दूं ताकि जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो खुलकर सामने आ जाएं। उन्होंने कहा जी मैं अपनी फ़ौज के साथ था और गेट नंबर 4 से ही मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, मैं असली और नस्ली हूँ, फ़ौज के साथ हूँ और आज भी मैं खुद को उनका तर्जमान समझता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान से कहा था कि फौज से बनाकर रखें, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो फख्र है कि मैं गेट नंबर 4 का तर्जमान रहा हूं और अब भी हूं। अब उनका मजीद कहना था कि इमरान की तरफ से फौज के साथ, यानी ये तहरीक अदम एतमाद के दौरान फौज के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान की तरफ से जो फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे, यानी उस टीम में जो 3 लोग थे वो उनसे कर रहे थे, तो फिर मैंने इमरान खान से कहा कि क्या मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकता हूं, तो बहरहाल इमरान खान ने मुझे मना किया। लेकिन जो फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे उन तीनों ने पीटीआई से अलग होकर अपनी जमात बना ली। उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकरात या राब्तों के दौरान जब मैंने अपनी सतह पर राब्ता किया तो पता चला कि जो है वो मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल, शिरीन मज़ारी, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी वगैरह ये वो लोग हैं जो इमरान खान के करीब थे और उनसे मुशावरत करते थे। सियासतदान और इदारों को मिलकर चलना चाहिए, ठीक है जी, सियासतदान और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती थी, मैंने मना करने की कोशिश की थी लेकिन मेरी नहीं सुनी गई, ठीक है जी। ये हैं जमहूरी सोच रखने वाले कि जो है वो जो इस मुल्क के मुलाजिम हैं उनके साथ ये हम बनाकर रखेंगे तो सही है, अगर नहीं तो जो हमारे मुलाजिम हैं वो हमारे मालिक बनकर हमें किक आउट करके पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे। ये इनका लबो लहजा है।
बहरहाल उन्होंने कहा कि जी जनरल आसिम को नहीं छेड़ना चाहिए था। लॉन्ग मार्च के हवाले से जब बात हुई कि लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद क्या था, तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को नहीं छेड़ना चाहिए था और यही हमारी बहुत बड़ी गलती थी और ये मामला ऐसा था जैसे आ बैल मुझे मार। उन्होंने कहा कि इमरान के रुफ़का का ख्याल था कि इदारे के अंदर जो है वो अपने लोग मौजूद हैं जो वहाँ से हमारी मदद करेंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूं है कि अंदर से लोग हमारे साथ हैं। जनरल आसिम मुनीर को जो है वो उसका तख्ता उल्टा जा सकता है, बाजी पलटी जा सकती है और कू किया जा सकता है, यानी कब्जा किया जा सकता है इक़्तिदार पर भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब पर भी, और वहाँ पर अपने लोगों को रखा जा सकता है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है। उन्होंने कहा कि जी जो है वो मैंने इमरान से बहुत सारी बातें कही थी और मैंने अलहदगी में ये भी कहा था कि ये जो लोग आपको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं ये हमें मरवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बात नहीं सुनी गई। बार बार उनका यही कहना था कि मेरी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा जी जो है वो मैं जानता था कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, यानी 9 मई के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ यही था कि मैं उनको आगाह कर सकता था, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि जी जो 9 मई का मामला था वो ऐसा भयानक था कि उसको तो हर जुमे के खुतबे में उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो मामला था ये फौज के लिए स्याह तरीन दिन था, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए या इस मुल्क के लिए ये स्याह तरीन दिन था। और उन्होंने कहा कि मैं आसिम मुनीर से 9 मई के मुलजमान की आम माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि ये प्लानिंग का हिस्सा है और ये सब कुछ बगैर प्लानिंग के अचानक से नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें 9 मई लड़ गया, डंग मार गया और अपना जहर छोड़ गया। अवाम के लिए सबसे जो अपना कह रहे हैं कि जी इमरान के लिए सबसे हाँ, उनका कहना था कि इमरान के लिए ये सबसे ज्यादा स्याह दिन था कि जिसने इमरान खान की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब नाज़रीन जरा आ जाए 40 दिन का चिल्ला और चिल्ले के बाद की बात। अब इस दौरान जब शेख रशीद बात कर रहे थे तो आपने नोट नहीं किया होगा, इसको एक बार फिर जरा चेक कर लीजिएगा कि वो बहुत शर्मसार से महसूस हो रहे थे। और अगर आप गौर से देखते तो आपको महसूस होगा कि उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आवाज में लर्जिश थी और उनका जो आई कांटेक्ट था वो मुनीब के साथ टूट रहा था बार बार। और इंटरव्यू के दौरान जो एडिट किया गया था उसके बाद ये इंटरव्यू थोड़ा सा बेरब्त सा हो गया था, हत्ता कि ये ऐसा महसूस हो रहा था कहीं कहीं कि ये इंटरव्यू प्लांटेड नहीं है, लेकिन शेख रशीद की जो हरकत थी उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है वो किस कदर मतलब वो इंटरव्यू प्लांटेड था। उन्होंने पूरे इंटरव्यू में अगर आपने नोट किया होगा तो उन्होंने पीटीआई से न तो अलहदगी का ऐलान किया, न तो सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और न ही बरह रास्त इमरान खान को 9 मई का मास्टर माइंड करार दिया, न ही उसमें इमरान खान को मुलविस करार दिया। और मतलब ऐसा लग रहा था कि लिखा हुआ उन्हें दिया गया था जिसको रटा था शेख रशीद ने, और वो कागजात उनके बराबर में पड़े हुए थे। और जो है वो एक चक्रा रेस्ट हाउस की मीटिंग के हवाले से उनको शायद कोई इबाम हो रहा था तो उन्होंने वहां से कागज उठा के देखे और उसके बाद यानी वो चीजें लिखी हुई थी। यहां से ये महसूस हो रहा था कि इंटरव्यू प्लांटेड था और स्क्रिप्ट इसका बाकायदा शेख रशीद को दिया गया था, यानी आगे एक वकील था, यकीनन वो इंटरव्यू के सवालात जो चीजें थीं वो भी रट के आए होंगे। तो मुझे ऐसा, मेरी जात को ऐसा महसूस हुआ कि ये रटा रटाया था। और जिस तरीके से शेख रशीद की आवाज भर आई तो उस पर मुनीब ने कहा कि आपकी आवाज भर आई है। उन्होंने कहा कि 9 मई के जो मुलजमान हैं जेलों में उनकी तकलीफ और उनकी माओं के तकलीफ और उनकी माओं ने राब्ता करके मुझसे जो कुछ कहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस सवाल ना करें।
ताकि मैं कहीं रो ना पड़ूं, फट ना पड़ूं। बहरहाल जी, शेख रशीद के इस इंटरव्यू को पीटीआई के रहनुमा एक अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं और उनको शेख रशीद को मर्द मुजाहिद करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने जुर्रत और बहादुरी का अजीम मुजाहरा किया और उन्होंने 40 दिन इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में रहने के बावजूद इमरान खान से दस्तबरदारी नहीं की और पीटीआई से एफिलिएशन उन्होंने ख़त्म करने की बात नहीं की, सियासत से दस्तबरदार होने की बात नहीं की और उन्होंने जो कुछ कहा वो पूरा बैलेंस्ड था। हत्ता कि एडिट करके इमरान खान को अक्यूज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी अगर आप देखें कि जिस तरह मुनीब के जो सवालात थे वो थोड़े से तल्ख थे और शेख रशीद के जो जवाबात थे उससे ये तासुर में सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको सबसे पहले ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो है वो एक समंदरी तूफान का हमें सामना है और समंदरी तूफान जो है वो कराची की तरफ है या फिर किस तरफ जाएगा और डीप डिप्रेशन किस तरह बन रहा है, उसके हवाले से जो है वो हमने राब्ता किया है महकमा मौसमियात यानी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से। और इस हवाले से सरदार सरफराज ने क्या कहा है ज़रा उनसे हम आप मालूम कर लें ताकि आपको यानी सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त सब बहर अरब की सूरत हाल क्या है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची वालों को या पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि वो बहुत दूर कराची से कोई 1830 किलोमीटर जनूब मगरिब में उधर बन रहा है। एक डिप्रेशन बन चुका है। डिप्रेशन तो सुबह बन गया था, अभी वो डिप्रेशन से अगली स्टेज होती है डीप डिप्रेशन, और कल तक ये ऐसे लग रहा है कि साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। तो ज़्यादा इम्कान यही है क्योंकि बहुत दूर बना है हमारे गवादर से, के भी जनूब में कोई 1750 किलोमीटर नीचे जनूब में है, तो वहाँ से उसका ट्रैक जो है वो मगरिब या शुमाल मगरिब की जानिब भी रहेगा और शुमाल मगरिब या मगरिब की जानिब रहने से ओमान और यमन का जो साहिली पट्टी है उसकी तरफ जाएगा वो। तो अच्छा, इसलिए हमारी किसी साहिली पट्टी को खतरा नहीं होती। तो सर जो हमारी माहीगीर गहरे समंदरों में है तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि माहीगीर भी इतना दूर नहीं जाते कि वो ओमान के साहिल के करीब या ये कि यमन के जो गल्फ ऑफ अदन है यानी यमन जो का इलाका है वहाँ ये मतलब वो समंदर जो है वहाँ रफनेस है। हमारे अरेबियन सी में तो इस तरह यानी कराची से कोई 1500 किलोमीटर दूर तक भी कोई ऐसी उस तरह की कैफियत नहीं है, तो इनके लिए कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। और उसने जहाँ पे बना हुआ है इस वक्त उसने मजीद आगे वेस्टवर्ड ही जाना है, यानी हमारे एरिया से और बतदरीज दूर होता जाएगा। अच्छा सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने टाइम में से कीमती वक्त दिया। आपने मुलाहजा फरमाया तो इस वक्त जो है वो कराची से खतरा टल चुका है और इस वक्त समंदरी तूफान का जो रुख है वो अम्मान की तरफ है या फिर किसी और अरब मुल्क या अरब रियासत से टकराएगा। तो बहरहाल ये नाजरीन सूरत हाल है और मज़ीद जो अपडेट्स होती हैं क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है और नवाज शरीफ के हवाले से जो मामलात होंगे वो इससे अगली जो व्लॉग करूँगा उसमें मैं आपको इन तफसीलात से आगाह करूँगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।